हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे भाई? वो होंगे, पहला होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा होगा ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली एयर पोल्यूशन क्या होता है ना। एयर पोल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। उसी सीरीज में हमने प्रीवियस सेशन में एसिड रेन को समझा था और एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, स्पेशली ताजमहल के ऊपर, वो भी हमने समझा था। ये पूरी कहानी रही है अपने प्रीवियस सेशन की। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या इनके दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है, क्या सीन है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को आज के इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको 3 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या आज का हमारा ये सेशन। तो चलिए इस सेशन को हम एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर ही लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस एंड हाउ इट वर्क्स। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझें, है ना, इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझें, हमारे लिए एक चीज़ समझनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो कौन सी चीज़ है? वो है ग्रीन हाउस। हमें सबसे पहले समझना होगा ग्रीन हाउस के बारे में कि भाई ये ग्रीन हाउस क्या होता है और एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अगर आपको ग्रीन हाउस समझ में आ गया और ये कैसे काम करता है ये समझ में आ गया, तो आपके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, आज के इसी सेशन में पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट बाद हम पढ़ लेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? ग्रीन हाउस के ऊपर। और ये कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। चलिए, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर। अरे भाई, ग्रीन मतलब कि हरा, हाउस मतलब कि क्या? एक घर, है ना, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक बिल्डिंग, है ना। तो एक आप बोल सकते हो कि ऐसा घर, एक ऐसा हाउस, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि क्या हो, हरी हरी हो, ग्रीन हो, उसको हम बोल देते हैं क्या? ग्रीन हाउस। इसका मतलब ये कि आज हमारा जो घर है ना, हमारा जो घर है उसको अगर हम ग्रीन पेंट लगा दें, हरा रंग जो है ना उसके ऊपर पेंट कर दें, ग्रीन कलर, तो क्या हमारा जो हाउस है वो भी एक ग्रीन हाउस बन जाएगा क्या? देखो भाई, जो वर्ड है, वर्ड को पढ़ करके तो यही समझ में आ रहा है, ग्रीन हाउस यानी कि एक हरा हरा हाउस, कि हमारा जो हाउस है उसको भी हम क्या करें, अगर ग्रीन कलर से पेंट कर दे तो हमारा भी घर क्या ग्रीन हाउस बन जाएगा ना। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो देखते हैं। यही तो मुझे समझाना है कि ग्रीन हाउस होता क्या है। सो ग्रीन हाउस बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो है, एक बिल्डिंग है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इट इज मेड अप ऑफ ग्लास वॉल्स। ग्रीन हाउस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी दीवारें बनी होती हैं किससे? ग्लास से, कांच की दीवारें। ना सिर्फ दीवारें बल्कि जो रूफ होती है वो भी कैसी होती है? कांच की बनी हुई, ग्लास रूफ होती है भाई। आप समझे कि अगर हमारा घर है, एक छोटा सा घर है, उस घर को अगर हम रेड कलर से पेंट कर दे, सॉरी रेड नहीं, ग्रीन कलर से, ठीक है ना, हमारे पास एक घर है और अगर उस घर को हमने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया तो वो ग्रीन हाउस नहीं बनने वाला है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी कांच, मतलब जिसकी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं और जो रूफ हैं वो किससे बने? ग्लास से बने, कांच से बने। अब डेफिनेटली इतना सुन करके आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मैम, ऐसी बिल्डिंग या ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही क्या है कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए
हमें क्या करना होगा, ग्रीन हाउस को बनाने के लिए हमें दीवारों से लेकर के रूफ तक किसकी बनानी होगी, ग्लास की बनानी होगी। तो ऐसे बिल्डिंग को बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाई जा रही है ऐसी बिल्डिंग? तो बेसिकली उस बिल्डिंग में ना कुछ प्लांट्स रखे जाते हैं। जो ग्रीन हाउस है अपना, उसमें हम कुछ प्लांट्स रखते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम इतनी महंगी और इतनी डेलिकेट बिल्डिंग हमने बनाई है, तो इस डेलिकेट बिल्डिंग में इंसान नहीं रहते हैं, पौधे रख रहे हैं, ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई? लॉजिक है, लॉजिक क्या है भाई? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कि हमें प्रोटेक्ट करना होता है। किससे? तो कोल्ड वेदर से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। देखो ऐसा है कि बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, है ना। देखो हमारे, अगर आप लोगों को गार्डनिंग वगैरह का शौक है, अगर आपके घर में किसी को गार्डनिंग का शौक है ना, जगह वगैरह है, अच्छा सा क्यारी वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारे अगर पौधे लगे हुए हैं, तो उन बहुत सारे पौधों में से मेजॉरिटी पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो ऐसा है कि पौधे चाहे जो भी हो, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम जो केयर है, जो उनकी मेंटेनेंस है, वो उनको चाहिए ही होती है। लेकिन जितने भी पौधे आपके घर में लगे होंगे, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिनको कि बहुत ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि भाई उनको तो तेज़ हवा, तेज़ धूप, तेज़ गर्मी, तेज़ ठंड सबसे बचा के रखना पड़ता है, वरना वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं अपने घर के मतलब एग्जांपल लूँ अपने घर का, तो कुछ दिन पहले हमने सेवंती का पौधा लगाया था। सेवंती, उसके फूल बहुत सुंदर होते हैं ना, कलरफुल होते हैं, मतलब वाइट भी होता है, येलो भी होता है, पिंक, पर्पल ऐसे होते हैं। तो सेवंती का पौधा, और वो ठंड में ही आती है सेवंती, है ना, उसके फूल। तो उसको हमने लगाया, तो एक जिस सीज़न में हमने उसको लगाया था ठंड में पिछले साल, वो आप बोल सकते हो कि बड़ा अच्छा चला, 1 साल तक तो वो अच्छा चला। लेकिन अब जब दोबारा जो है ना थोड़ी सी गर्मी वगैरह पड़ने लगी, तो वो जो पौधा है वो एकदम से मर गया, उसमें कीड़े लग गए। ऐसा नहीं है कि उसकी हमने केयर नहीं करी थी, केयर करी, लेकिन वो इतना डेलिकेट होता है कि पिछले साल लगाया था, छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा था, सैपलिंग था, ठीक है ना। और इस ठंड तक जब मतलब एक साल उसका कंप्लीट हुआ, तब तक उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ गई थी। भाई पिछले साल लगाया था तो वो पौधा इतना सा था, 1 साल में, इस साल में जो अभी ठंड पड़ी थी, अभी तक वो बहुत ही अच्छा था, है ना। जैसे ही दिवाली का टाइम आया, थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हुआ एटमॉस्फेयर का, और आप बोल सकते हो कि जैसे ठंड पड़ी उसमें सुंदर सुंदर फूल आने लगे, पौधा अच्छा बड़ा हो गया। लेकिन जो तेज़ ठंड पड़ी थी उसमें भी वो जो पौधा है वो सर्वाइव किया, लेकिन जैसे ही धूप पड़ना शुरू हुई, गर्मी आने लगी, सारी पत्तियों में जो है ना आप बोल सकते हो कि कीड़े वगैरह लग गए और वो खराब हो गया। तो डेफिनेटली हमारे आसपास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कि ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा केयर चाहिए होती है, वो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कि कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे प्लांट्स जिनको कि कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिनको हमें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करना होता है, उन प्लांट्स को ही हम क्या करते हैं, अपने ग्रीन हाउस में प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या कि जो भी हमने ग्रीन हाउस बनाया है, मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग हमने बनाई है जिसकी दीवारें, जिसकी रूफ किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, वो बिल्डिंग क्या कर सकती है, वो बिल्डिंग आप बोल सकते हो कि कैपेबल होती है, ग्रीन हाउस कैपेबल होता है किस चीज में, तो उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में। किससे प्रोटेक्शन देनी है, तो भाई कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने में प्लांट्स को ग्रीन हाउस क्या होता है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है। ठीक है, चलो। द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस allow the sun's heat rays to go in freely, but do not allow the inside heat reflected by the soil, plants and other things in the greenhouse to go out. इसका मतलब क्या हुआ? देखो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम ठीक है, चलो ग्रीन हाउस बनाना था, लेकिन ग्रीन हाउस को बनाने के लिए, है ना, ग्रीन हाउस को बनाने के लिए जो दीवारें हैं, जो रूफ हैं, वो ग्लास की क्यों बनाई गई हैं? तो उसका रीजन ये है कि द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस क्या करती हैं, ये अलाउ कर देती हैं किसको, सन की हीट रेस को, कि वो उनके थ्रू फ्रीली जो है ना जा सके, और आप मतलब कहाँ जा सके, अंदर जा सके। इस बात को समझो कि नहीं समझो? एक काम करो, इसका ना आप सुंदर सी एक इमेज देख लो, ये
ऐसा दिखता है क्या, एक ग्रीन हाउस। देखो पूरा किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। इसकी दीवारें, इसकी जो रूफ है वो सब किसकी बनी है, कांच की बनी है, ग्लास की बनी है। और इस ग्रीन हाउस के अंदर आप देख सकते हो कि बेस जो है इस ग्रीन हाउस का, उसमें कांच नहीं लगा रहता है। बेस में आप बोल सकते हो कि नॉर्मल टाइल्स लगी हैं और कुछ कुछ साइड में ईंटें भी लगी हैं, ब्रिक्स भी लगी है ना। तो टिपिकल ग्रीन हाउस जो है वो कैसा दिखता है, ऐसे ही दिखता है। दीवारें से लेकर के रूफ तक सब किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई है। बेसमेंट में आपको क्या मिलेगा, ईंटें मिलेंगी, कुछ नॉर्मल टाइल्स मिलेंगी, ठीक है ना। और यहीं पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये कौन से पौधे हैं, ये वो वाले पौधे हैं जिनको की ठंड से बचाना होता है, कोल्ड वेदर से बचाना होता है। तो होता क्या है कि जैसे कि ये क्या है भाई, ये क्या है, सन है, और सन की सनलाइट आई, सन की आप बोल सकते हो कि सनरेज आई। तो क्योंकि इस ग्रीन हाउस की जो दीवारें हैं, जो रूफ है, वो किसके बने हैं, ग्लास के बने हैं। तो ग्लास के बने होने के कारण जो भी सनरेज हैं वो आसानी से क्या होती हैं, जो भी सनरेज हैं सन की, वो बहुत ही आसानी से इन ग्लास की दीवारों और ग्लास की रूफ को क्रॉस कर जाती हैं। आ रही है बात समझ में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत मतलब ठंड का सीजन है, विंटर सीजन है, और हमारे घर में जो ना बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। बाहर जाकर के देखा तो आप बोल सकते हो कि सन तो था, जो सन की सनलाइट है, जो सन की रेज है वो भी आ रही थी, लेकिन ये जो सन रेज हैं ये हमारे घर में घुस ही नहीं रही थी, एंटर कर ही नहीं रही थी। भाई अगर आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, है ना, और घर में बैठ जाओ, तो सन की जो सनरेज होंगी क्या आपके घर में घुस जाएंगी, क्या नहीं घुसेंगी। क्यों नहीं घुसेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा जो घर है ना, ये किसका बना होता है, ब्रिक्स का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, प्लास्टर होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों को, है ना, ब्रिक्स, सीमेंट, इन सभी चीज़ों को जो सन की सनरेज हैं, जो सन की सनलाइट है, वो बेसिकली क्रॉस नहीं कर पाती है। जब हम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते हैं तब क्या होता है, वो जो खिड़की दरवाजे जो हमने खोले हैं उनके थ्रू जो सनलाइट है वो अंदर आती है। अगर आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो तो क्या होगा, सनलाइट आपके घर तक आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि बाहर सन नहीं निकला, निकला हुआ है, लेकिन वो सनलाइट जो है ना, जो सन रेज हैं, वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमारे घर का जो रॉ मटेरियल है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, उसको वो सन रेज, वो सनलाइट क्रॉस कर ही नहीं सकती। जो सनलाइट है वो आप बोल सकते हो कि ब्रिक्स को, सीमेंट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारे घर में सनलाइट आएगी नहीं। जहां आपने खिड़की दरवाजे खोले, सनलाइट जो है बढ़िया तरीके से आने लग जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थैंकफुली क्योंकि इंसानों ने अपना दिमाग लगाया है, और दिमाग लगा करके क्या करा है, जो दीवारें हैं, जो रूफ है, वो ग्लास की बनाई हैं। तो सन की जो भी सनलाइट होगी वो बड़े ही आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंटली, जो सन की सनलाइट है वो इस जो ग्लास की जो दीवारें हैं, जो ग्लास की जो रूफ है, उनको वो क्रॉस कर जाएंगी, है ना। सन की जो भी सनलाइट होंगी, सन की ये सनलाइट आप देख सकते हो कि बहुत आसानी से ग्लास की बनी हुई इस रूफ को क्रॉस कर जाएगी, और ग्लास की बनी हुई इन वॉल्स को भी क्रॉस कर जाएगी। और क्रॉस करने के बाद होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, जो सनलाइट है वो कहाँ आ जाएगी, अरे ग्रीन हाउस के अंदर आ जाएगी भाई। कहाँ आ जाएगी, ग्रीन हाउस के अंदर आ जाएगी। ग्रीन हाउस के अंदर कहाँ जाएगी, तो भाई ग्रीन हाउस में है क्या, पौधे हैं, है ना, कुछ कुछ और भी चीजें, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल भी रखी हुई है ना, टेबल के ऊपर पौधे रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर एक आप बोल सकते हो कि छोटा सा लैंप भी रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सन की सनलाइट ग्लास की दीवारें और रूफ को क्रॉस कर जाएंगी, और क्रॉस करने के बाद में ग्रीन हाउस के अंदर आ जाएंगी। ग्रीन हाउस के ऊपर, ग्रीन हाउस के अंदर आकर के कहाँ जाएंगी, तो ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें रखी गई हैं वहां पर, है ना, नीचे देखो ब्रिक्स भी हैं, टाइल्स भी लगी हैं, पौधे रखे हुए, टेबल है, इन सब पर सनलाइट आ जाएगी, ठीक है। द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस allow the sun's heat rays to go in freely, but do not allow the heat inside reflected by soil, plants and other things in the greenhouse to go out। यानी कि ये जो कारीगरी है ना, ये बहुत सोच समझ के की गई है कि जो ग्रीन हाउस बनाना है उसमें हम क्या करेंगे, ग्लास की दीवारें और रूफ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ग्लास की दीवारें और जो रूफ है वो सन की सनलाइट को तो अंदर जाने देंगी, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, सॉइल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब चीजें जो कि ग्रीन हाउस के अंदर है ना, ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें हैं वो जो हीट रिफ्लेक्ट करने वाली हैं, ग्रीन हाउस के अंदर जो भी चीजें हैं, ये चीजें जो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगी
उस हीट को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ग्रीन हाउस की जो कांच की दीवारें हैं, जो रूफ हैं, वो दीवारें, वो रूफ हीट को बाहर जाने नहीं देंगी। ये हीट कहाँ से आ रही है? तो ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें हैं, ब्रिक्स, सॉइल, प्लांट, टेबल, ये चीजें जो हीट आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूस करेंगी, इस हीट को आप बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब कि एंट्री तो अलाउ है लेकिन एग्जिट अलाउ नहीं है। ये सनलाइट को अंदर आने दिया जा रहा है कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जो हीट ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें हैं उस मतलब वो वाली हीट जो कि ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं वो एमिट करेंगी, उस हीट को ग्रीन हाउस के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि एंट्री अलाउड है लेकिन एग्जिट अलाउ नहीं है। इन दिस वे मोर एंड मोर सन्स हीट रेज आर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस, ड्यू टू विच द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस राइजेस। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचो ना, लाइट रेज आप बोल सकते हो कि जो हीट है, सन की जो हीट रेज हैं वो तो अंदर आ रही हैं, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें जो हीट एमिट कर रही हैं उस हीट को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। यानी कि हीट अंदर तो आ रही है लेकिन वापस नहीं जा रही है, तो अंदर क्या होगा? हीट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और ये अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? अरे ग्रीन हाउस के अंदर हमने कौन से पौधे रखे हैं भाई, जिनको कि हमको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इन जो ग्रीन हाउस के अंदर जो हम पौधे रखते हैं उन पौधों को गर्म टेम्परेचर ही चाहिए होता है। तो भाई अगर गर्म टेम्परेचर चाहिए है तो रहो फिर ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में क्या होता है? सनलाइट की एंट्री तो आप बोल सकते हो कि जो हीट रेज हैं उनकी एंट्री तो अलाउ होती है लेकिन एग्जिट अलाउ नहीं होती, जिसके कारण ग्रीन हाउस में टेम्परेचर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। इन दिस वे मोर और मोर जो सन रेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं ग्रीन हाउस में, ड्यू टू विच ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। सो इवन विदाउट एन इंटरनल सप्लाई ऑफ हीट द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्रीन हाउस becomes higher than the outside। अब देखा जाए तो ग्रीन हाउस के अंदर जो है ना हीट का कोई सोर्स नहीं था कि हमने ग्रीन हाउस के अंदर जो ना एक हीटर लगा करके रखा था। अरे भाई ठंड का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में हीटर का यूज करते हैं ना। क्यों? क्योंकि घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफी मतलब ठंडा होता है। तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, हाई टेम्परेचर करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट का एक सोर्स यूज करते हैं, यानी कि हम एक हीटर ऑन कर देते हैं। लेकिन देखा जाए वैसे तो ग्रीन हाउस के अंदर कोई भी गर्मी का मतलब कोई भी हीट का सोर्स नहीं है, हमने कोई हीटर लगा करके नहीं रखा है। लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो आप बोल सकते हो कि बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है, ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से काफी बढ़ जाता है। क्यों? अरे सनलाइट आ तो रही है अंदर, जो हीट रेज है वो आ तो रही है, लेकिन जो हीट रेज है ना वो बाहर निकल नहीं पा रही हैं। तो होगा क्या? मोर एंड मोर सनलाइट या सन रेज ट्रैप हो जाएंगी ग्रीन हाउस के अंदर, जिसके कारण ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, बाहर से भी ज्यादा हो जाएगा। दिस हीट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी लो ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो सीधी सी बात है, जब ठंड का मौसम आता है और बाहर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है मौसम, तो उस समय हम पौधों को क्या कर सकते हैं? ग्रीन हाउस के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर आप बोल सकते हो कि बाहर के कंपेरिजन में टेम्परेचर कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। ग्रीन हाउस में गर्मी रहती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। भाई कुछ प्लांट्स को चाहिए रहती है गर्मी ग्रो करने के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं? स्पेशली विंटर सीजन के दौरान जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा रहता है, उनको हम ग्रीन हाउस के अंदर रख सकते हैं। दस ग्रीन हाउस एक्ट्स एज अ हीट ट्रैप विच ट्रैप्स सन्स हीट एनर्जी। तो ग्रीन हाउस बेसिकली है क्या? एक हीट ट्रैप है ना। ग्रीन हाउस क्या है? एक हीट ट्रैप है जो कि सन की हीट एनर्जी को ट्रैप करता है। द सन इज एन एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द हीट रेज एमिटेड बाय द सन आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। क्या बोला गया? सन, जैसा कि हम सबको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सन क्या है? एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट है, जिससे निकलने वाली जो हीट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? शॉर्ट वेवलेंथ की होती है ना, शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। सन एक बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट है और इससे निकलने वाली जो हीट रेज हैं वो कैसी होती हैं? बहुत छोटी वेवलेंथ की होती हैं। द शॉर्टर वेवलेंथ हीट रेज coming from the sun can pass through the glass walls and the glass roof of a greenhouse and go inside it। तो आप बोल सकते हो कि जो छोटी वेवलेंथ वाली हीट रेज हैं
जो कि सन से भाई सन से जो निकलने वाली हीट रेज होती है, यहाँ पे लिख लो कि सन से निकलने वाली जो हीट रेज होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। कैसी होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि आसानी से जो ग्रीन हाउस की जो वो है ना दीवारें और जो रूफ है ग्लास की, उनको ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली हीट रेज क्या करती हैं, आसानी से क्रॉस कर जाती हैं। देखो, द शॉर्टर वेवलेंथ हीट रेज कमिंग फ्रॉम द सन कैन पास थ्रू द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड गो इनसाइड इट. On the other hand, the inside objects of a glass house are much less hot than the sun, so they emit heat rays of longer wavelength. देखो ऐसा है कि किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो, है ना, तो फिर वो चीज भी क्या होती है ना, हीट एमिट करने लग जाती है। जैसे कि आपके पास एक कुकिंग वेसल हो, जैसे कि आपके पास क्या हो, एक वो हो, क्या बोलते हैं उसको, एक पैन हो, है ना, एक आपके पास पैन हो जिसपे कि चपाती वगैरह हम पकाते हैं, तो उस पैन को अगर आप गरम करते हो, तवा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, भाई रोटी बनाने के लिए तो हम तवा यूज़ करते हैं ना, तो अगर वो तवा किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, अगर आप उसको हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो तवा है वो गर्म हो जाएगा, वो पैन गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म होगा कि एक पॉइंट के बाद में उस तवे से भी क्या होगी, कुछ हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी ने रोटी बनाई है और मम्मी बहुत देर तक रोटी बनाती जा रही है ना, आधे घंटे तक मम्मी ने क्या करा, रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद में जो तवा है उसको ऐसे किचन में प्लेटफॉर्म पर रख दिया। तो जैसे ही, अब ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मम्मा ने क्या करा है, रोटी बना करके वो जो तवा है वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे रखा था, और हम पहुंच गए कहाँ, खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। तो हम तवे को जाकर के हमने छुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा हाथ तवे के पास गया तो हमें कुछ गरम गरम अपने हाथों में फील हुआ। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो तवा है वो गरम था, है ना, उसको अभी अभी गैस के चूल्हे से उतारा गया, तो वो तवा काफी गरम था। तो अगर आप उस गरम तवे को छू लेते तो अगर आपको गरम फील होता तो उसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, आपने तवे को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अगर आप अपने हाथ लेकर के गए हो तो बिना छुए ही आपको अपने हाथ में कुछ गरम गरम फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो तवा था जिस पे चपाती बनाई गई थी, वो तवा इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि अब वो गर्मा गर्म तवा क्या कर रहा है, हीट एमिट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस है, ठीक है ना, जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अंदर आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी है, ब्रिक्स हैं, प्लांट है, सपोज हमने एक टेबल भी रखी हुई है, ठीक है ना। तो सन एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है, सन एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो हीट रेज निकल करके आती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। अब ये हीट रेज आई, इन हीट रेज ने मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो हीट रेज हैं सन की, वो आई ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस की जो दीवारें हैं, जो रूफ है ग्लास की बनी हुई, उनको इन्होंने क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। क्रॉस करके क्या हुआ है, ये सभी की सभी शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो हीट रेज हैं, अरे क्रॉस करने के बाद जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो हीट रेज हैं, ये कहाँ पहुंच गई हैं, ग्रीन हाउस के अंदर पहुंच गई हैं। ग्रीन हाउस के अंदर कहाँ जाएंगी ये, तो जो पौधे हैं उसमें चली जाएंगी, है ना हीट रेज, जो मिट्टी है उसमें चली जाएंगी हीट रेज, और आप बोल सकते हो कि जो ब्रिक वगैरह जो लगा के रखी है, ईंटें, उसमें चली जाएंगी हीट रेज, और जो टेबल हमने लगा करके रखी है, भाई टेबल के ऊपर हमने पौधे लगा करके रखे होते हैं, तो जो टेबल है उसमें भी चली जाएंगी क्या, हीट रेज। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उन तक क्या हो रहा है, हीट रेज पहुंच रही है। और हमने अभी अभी देखा कि ग्रीन हाउस में होता क्या है कि सन की रेज ट्रैप होती जाती, यानी कि ग्रीन हाउस में क्या होता है कि हीट रेज की एंट्री तो अलाउ होती है, लेकिन एग्जिट उनकी अलाउ नहीं की जाती है ग्रीन हाउस में, है ना। तो ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस में बहुत गर्मी होती है। अब क्या हुआ, सनलाइट आती जा रही है, सन रेज आती जा रही है ग्रीन हाउस के अंदर, और ये कहाँ जा रही हैं, ग्रीन हाउस के अंदर। तो जो ग्रीन हाउस के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसमें पड़ रही हैं क्या, सभी के सभी शॉर्ट वेवलेंथ वाली सन रेज। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाकर के पौधे, उनकी मिट्टी, उनका गमला, ठीक है ना, जो टेबल आपने रखी है, वो जो ब्रिक्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। अरे भाई, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तवे वाला, कि तवे को आपने हीट कर दिया तो तवा गर्म हो गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो गरम तवा होगा ना, वो क्या करेगा, वो भी हीट एमिट करने लगेगा। तो एग्जैक्टली ग्रीन हाउस के अंदर यही होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर हीट रेज आती जा रही है, सन रेज की आती जा रही है। इन हीट रेज के कारण
इन हीट रेस के कारण ग्रीन हाउस के अंदर जो सामान रखा होता है वो सामान गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि गरम गरम सामान से अब हीट निकलने लग जाती है। भाई जो ग्रीन हाउस के अंदर सामान रखा गया है उस सामान से भी हीट रेस निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो हीट रेस कैसी होती हैं, वो आप बोल सकते हो कि लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। क्यों होती है लॉन्ग वेवलेंथ की? क्योंकि भाई देखो, सन से जो हीट रेस निकल करके आती हैं, सन से जो हीट रेस निकल करके आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। क्यों? क्योंकि जो सन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा ही गर्म है ना। माना कि ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, लेकिन आप ग्रीन हाउस के अंदर रखी गई चीजों को सन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। भाई सन तो सबसे गर्म है, तो उससे जो भी हीट रेज आएंगी वो कैसी होंगी, शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी। लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो सामान भी क्या होता है, कंटिन्यूअस हीट रेज से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद ग्रीन हाउस का जो सामान है वो भी क्या करता है, हीट रेज को एमिट करता है। लेकिन वो जो हीट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, वो होती हैं लॉन्ग वेवलेंथ की। वो कैसी होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, जिसके कारण ये जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट रेज है ना, लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो हीट रेज है ना, ये आप बोल सकते हो कि जो ग्रीन हाउस की जो दीवारें हैं, जो रूफ हैं, उनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट रेज हैं, ये हीट रेज ग्रीन हाउस की ग्लास की दीवारें और उनकी रूफ को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस के अंदर जो रखा हुआ सामान है वो सामान गर्म हो रहा है, उस सामान से हीट रेज निकल रही है, लेकिन वो हीट रेज ग्रीन हाउस के बाहर नहीं जा पा रही हैं। और अगर ग्रीन हाउस के बाहर नहीं जा पाएंगी तो होगा क्या, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। सो आप बोल सकते हो कि द ग्लास इज अ मटेरियल विच अलाउज सन हीट रेज टू कम इन बट डज नॉट अलाउ हीट रेज टू गो आउट। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी को हम, अच्छा यहाँ पे तो हम, अच्छा, द लॉन्गर वेवलेंथ हीट रेज एमिटेड बाय द इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। जो ग्रीन हाउस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट रेज एमिट करते हैं, लेकिन वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है हीट रेज। कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास वॉल्स एंड द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड गो आउट। ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो कि सन हीट रेज को अलाउ तो करता है अंदर आना, लेकिन बाहर जाना अलाउ नहीं करता है हीट रेज को, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो कि सन की हीट रेज को आने देता है बट डज नॉट अलाउ हीट रेज टू गो आउट। सन की जो हीट रेज है, देखो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैम जो ग्रीन हाउस है वो क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस में हीट रेज अंदर आ रही हैं लेकिन हीट रेज बाहर नहीं जा पा रही है ना। ग्रीन हाउस में हीट रेज की एंट्री अलाउड होती है लेकिन एग्जिट अलाउड नहीं होती, ऐसी क्यों? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अपना ग्रीन हाउस है वो थोड़ा सा भेदभाव करता है। भेदभाव क्यों करता है? ग्रीन हाउस बोलता है कि जो हीट रेज आ रही हैं वो कैसी हैं, वो है शॉर्ट वेवलेंथ की। क्यों? क्योंकि वो हीट रेज कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उससे जो भी हीट रेज निकल कर आती है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। इसीलिए जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली हीट रेज हैं वो ग्रीन हाउस को क्रॉस करके अंदर आ जाती हैं, लेकिन उन हीट रेज से ग्रीन हाउस के अंदर का जो सामान है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने के कारण वो भी क्या कर रहे हैं, हीट रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई ग्रीन हाउस के अंदर का जो सामान है वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं, हीट रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वो हीट रेज कैसी होती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। क्यों? क्योंकि माना कि ग्रीन हाउस के अंदर रखे गए सामान क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, लेकिन इतने गर्म भी नहीं हो रहे हैं कि वो जो हीट रेज प्रोड्यूस करें वो कैसी हो, सन की जैसी शॉर्ट वेवलेंथ की हो ना। ग्रीन हाउस के अंदर जो सामान रखे जाते हैं वो सामान गर्म होकर के हीट रेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली, सीधी सी बात है। और ऐसी लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो हीट रेज हैं वो ऐसी है ना, ऐसी लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो हीट रेज हैं इनको ग्रीन हाउस का जो ग्लास मटेरियल होता है वो बाहर नहीं जाने देता, और इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी, ग्रीन हाउस की, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ पे कैसे देखने को मिलता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर अराउंड द अर्थ, आवर एटमॉस्फेयर एक्ट्स like the glass roof of an ordinary greenhouse and allows sun heat rays to be trapped inside the earth's atmosphere। देखो ऐसा है कि जिस समय जब धरती बनी थी तो वो बहुत गर्म थी। इसके बाद में क्या हुआ, गरम धरती के बिल्कुल सेंटर से क्या हुआ, कुछ कुछ गैसेस निकली, ऊपर गई, कंडेंस हुई, और कंडेंस होकर के बारिश होने लगी। और ये बारिश आप बोल सकते हो कि बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रही अर्थ पर।
जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। मतलब अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो गया था, इतनी ठंडी हो गई थी अर्थ कि वहाँ पे लाइफ की आप बोल सकते हो कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। लेकिन थैंकफुली क्योंकि हमारे सोलार सिस्टम में सन है ना, सन है हमारे सोलार सिस्टम में, तो सन की सनलाइट के कारण, सन की हीट रेस के कारण क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो गया, इतना सफिशिएंट हो गया है कि यहाँ पर अब लाइफ का सर्वाइवल जो है ना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसा कैसे हो पाया। तो जैसे कि ग्रीन हाउस में है ना, ग्रीन हाउस में क्या होता है, कांच की दीवारें होती हैं, कांच का रूफ होता है। सिमिलरली हमारे अर्थ में, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है और उस एटमॉस्फेयर में मतलब कि एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारी सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कितना होता है, 0.03% होता है कि नहीं होता, बताया था मैंने आपको प्रीवियस सेशन में। तो आप बोल सकते हो कि अर्थ के अराउंड उस जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो कैसे काम करता है, ग्लास रूफ की तरह काम करता है ऑफ एन ऑर्डिनरी ग्रीन हाउस। सीधी सी बात है ना, जैसे कि ग्रीन हाउस में कांच की बनी हुई दीवारें होती हैं और कांच की बनी हुई आप बोल सकते हो कि रूफ होती है, वैसे ही हमारे अर्थ में, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण आप बोल सकते हो कि हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एक ग्रीन हाउस के ग्लास रूफ की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस के कारण, कहाँ, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के कारण हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस की ग्लास रूफ की तरह काम करता है। और क्या काम करेगा, सन की जो हीट रेज हैं उनको अंदर आने देगा। भाई हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर सन की सन रेज को अंदर आने देता है, सन की हीट रेज को अंदर आने देता है, और आप बोल सकते हो कि ट्रैप कर लेता है विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस present in the atmosphere allows the heat rays of the sun to pass through it and reach the earth, but prevents the heat rays reflected from the earth's surface and its objects from passing out of the atmosphere into space। जैसा ग्रीन हाउस होता है ना, वैसे ही आपको अर्थ में भी देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस में क्या हो रहा था कि जो कांच की दीवारें हैं, जो रूफ हैं, वो सन की हीट रेस को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन उन सन की हीट रेस के कारण ग्रीन हाउस के अंदर जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो गर्म हो जाते हैं, है ना। अरे भाई आप बोल सकते हो कि जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर जो रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद में वो भी हीट रेज एमिट करते हैं। तो वो जो हीट रेज हैं उनको ग्रीन हाउस की जो दीवारें हैं, जो रूफ हैं, वो बाहर जाने नहीं देती हैं। सिमिलरली हमारे अर्थ में क्या बोला जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस के कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस की ग्लास रूफ की तरह काम करता है। यानी कि हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये क्या है, अपनी अर्थ है, और ये क्या है, उसका एटमॉस्फेयर है, और ये क्या है, सन है, ठीक है ना, ये क्या है, सन है। तो सन से जो भी सन रेज आ रही हैं, आप बोल सकते हो कि सन से जो भी हीट रेज आ रही हैं, इन हीट रेज को, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हो कि अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर सन की हीट रेस को अंदर आने देता है, सन की हीट रेस को अंदर आने देता है। ऑब्वियस सी बात है, जो सन की हीट रेस है वो अंदर आएंगी, कहाँ आएंगी, अरे अर्थ के सरफेस पे पड़ेंगी ना, अर्थ के सरफेस पे पड़ेंगी। अब जितनी अर्थ के सरफेस को हीट रेस की रिक्वायरमेंट होगी, हीट रेस की हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उतना वो ऑब्जॉर्ब करेंगी। बाकी क्या होगा, अर्थ का सरफेस गर्म होगा, अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें रखी हुई हैं वो गर्म हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो गर्म होंगी तो उनसे भी क्या निकलेंगी, हीट रेज निकलेंगी। तो ये जो हीट रेज है ना, अब आप बोल सकते हो कि ये दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ करके नहीं जा सकती। जैसे कि ग्रीन हाउस में होता है, वैसे यहाँ होता है हमारी अर्थ में, कि सन की हीट रेज आ तो गई
और अर्थ के सरफेस पे आ गई, जिसके कारण अर्थ का सरफेस गर्म हुआ, अर्थ की सरफेस पे जो चीजें पड़ी हैं वो गर्म हो गई। और जब अर्थ के सरफेस से या अर्थ के सरफेस पे रखी हुई चीजों से हीट रेज एमिट होंगी, वो हीट रेज एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाकर के ही क्या हो जाएंगी, अब्सॉर्ब हो जाएंगी। या आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर क्या करने वाला है, इन्हीं हीट रेज को दोबारा से रेडिएट कर देगा, री रेडिएट कर देगा। कि यहां से हीट रेज आई, अर्थ के सरफेस पे टकराई, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से क्या हुआ, सरफेस गर्म हुआ, सरफेस पे रखी हुई चीजें गर्म हुई, तो फिर से हीट रेज क्या हुई, रेडिएट हुई। यही रेडिएटेड हीट रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब कर लिया, बाकी जो हीट रेज हैं उनको क्या करा, री रेडिएट कर दिया अर्थ सरफेस पे ही, री रेडिएट कर दिया। री रेडिएट मतलब कि फिर से रेडिएट कर दिया अर्थ के सरफेस पर ही, जिसका कारण अर्थ का सरफेस और गर्म हो गया। तो इन दिस वे द क्या बोला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अलाउ the heat rays of the sun to pass through it and reach the earth, but prevents the heat ray reflected from the earth's surface and its objects from passing out to the atmosphere into space. In this way, sun's heat rays remain trapped in the earth's atmosphere and warm it up. और इससे क्या होता है, सन की जो भी हीट रेज आ रही हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, और जिसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। द वार्मिंग अप, या आप बोल सकते हो कि जो हीटिंग अप है अर्थ का एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ द सन हीट रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ये याद रखना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो वार्मिंग, जो गर्म हो रहा है, जो हीटिंग अप हो रहा है किसका, अर्थ एटमॉस्फेयर का, कैसे, ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ sun's heat rays by carbon dioxide gas present in the atmosphere, इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सन है, सन की जो हीट रेज हैं वो आ रही है ना। मोस्ट रेडिएशंस आप बोल सकते हो कि अर्थ के सरफेस में क्या हो, देखो ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये। फिर इसके बाद में क्या हुआ, मोस्ट रेडिएशंस आई सन की और वो अर्थ के सरफेस पे क्या हो गई, जाकर के अब्सॉर्ब हो गई हैं, और जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो चुका है, बेसिकली गर्म हो चुका है। अब अर्थ के सरफेस पे क्या है, अर्थ के सरफेस पे पानी होता है, लैंड होता है, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग चीजें होती है, भाई हम भी तो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं ना। तो कुल मिलाकर के अर्थ का सरफेस क्या हो चुका है, गर्मा गर्म हो चुका है। अब ये जो अर्थ का सरफेस होगा, अर्थ के सरफेस पे जो चीजें पड़ी होंगी वो भी क्या करेंगी, हीट रेज एमिट करेंगी। लेकिन ये जो हीट रेज है ना, जैसे कि अच्छा, इन हीट रेज को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। अगर याद रख सको तो कर लेना, अगर नहीं याद हो रहा है तो बस इतना याद रखना कि सन की जो भी हीट रेज आ रही हैं उनमें से जो मेजॉरिटी रेडिएशंस हैं वो अर्थ के सरफेस पे आकर के अब्सॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। अब अर्थ का जो सरफेस होता है वो सरफेस क्या करता है, बेसिकली रेडिएशंस एमिट करता है। अर्थ का सरफेस भी क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करता है या रेडिएट करता है। देखो ये क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या हो रही हैं, बेसिकली निकल रही हैं। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ के सरफेस से निकल रही हैं, ये रेडिएशंस क्या करना चाहती हैं, अर्थ के इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाना चाहती है। भाई देखो सीधी सी बात है, सन की जो रेडिएशंस थी वो भी तो स्पेस में ट्रेवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक आती है ना। तो अब अर्थ का ये कहना है कि अर्थ के सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेडिएशंस भी क्या करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कहाँ आ जाए, स्पेस में आ जाए। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, अरे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के कारण जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से निकलने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस को स्पेस में जाने नहीं देता है। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती हैं, थोड़ी बहुत निकलती हैं। सम इज अब्सॉर्ब्ड, कुछ अब्सॉर्ब हो जाती हैं, एंड री एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स। हुआ क्या कि देखो अर्थ के सरफेस से इतना बस समझ लेना कि अर्थ
सन से आ रही हैं रेडिएशंस, वो रेडिएशंस स्पेस से आती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हैं, क्रॉस करने के बाद में अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस हैं वो अर्थ के सरफेस पे आकर के अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है। अब अर्थ की सरफेस से क्या होती है, अब जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा तो जैसे कि गर्म तवा हीट एमिट करता है, वैसे ही गर्म गर्म अर्थ क्या करेगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करेगी। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कहाँ जाना चाहती हैं, स्पेस में। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जिसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशंस को, अर्थ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकाल रही हैं उनमें से थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में जाने देता है, थोड़ी बहुत। तो बाकी का क्या होता है, बाकी का आप बोल सकते हो कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर के ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अर्थ ने यहां से क्या करा है, अर्थ ने आप बोल सकते हो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को रेडिएट किया है या एमिट किया है। इनमें से थोड़ी बहुत चली जाएंगी कहां, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, कहां, स्पेस में। लेकिन जो बाकी हैं, जो मेजॉरिटी रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो एटमॉस्फेयर में जाकर के ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब और अब्जॉर्ब होने के बाद में इन रेडिएशंस को फिर से आप बोल सकते हो कि अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि अर्थ के सरफेस से ही रेडिएशंस निकली थी, एटमॉस्फेयर में गई, वहां अब्जॉर्ब हो गई, और अब्जॉर्ब होने के बाद इन रेडिएशंस को दोबारा अर्थ के सरफेस पर भेज दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ का सरफेस और गर्म हो जाएगा भाई। द वार्मिंग और हीटिंग ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से हो क्या रहा है भाई, कि हमारी अर्थ गर्म हो रही है, और ये आप बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ऑन द अर्थ। दिस इज बिकॉज it is due to the warming of earth by the greenhouse effect that the earth has become a habitable planet having millions of different life forms on it। तो कुल मिलाकर के ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इतना सूटेबल हो चुका है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं, करते ही हैं। इफ देयर वर नो वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ's atmosphere due to greenhouse effect produced by carbon dioxide gas in the atmosphere, the whole earth would have been converted into an extremely cold planet, making the existence of life difficult on it। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि थैंकफुली ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ का सरफेस, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा नहीं होता, सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी जो अर्थ है वो इतना ठंडा प्लैनेट बन जाती कि यहाँ पर लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल होता नहीं, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं। The problem, however, arises when the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere increases too much, leading to the excessive heating of the earth and its atmosphere। देखो, जो भी आप बोल सकते हो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशंस को ट्रैप कर रहा है, अर्थ का सरफेस जो रेडिएशंस निकाल रहा है, उन रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर जो है स्पेस में जाने नहीं देता है। भाई अर्थ के सरफेस ने जो भी रेडिएशंस एमिट करी हैं, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनमें से थोड़ी बहुत एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाती हैं। बाकी तो आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ के सरफेस से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है और दोबारा से अर्थ की तरफ ही भेज देता है, जिसके कारण अर्थ का सरफेस और गर्म हो जाता है। देखा जाए तो ये अच्छी चीज है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल बना हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये जो भी चीज हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना आप बोल सकते हो कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि सन की जो हीट रेडिएशंस हैं वो कुछ ज्यादा ही ट्रैप हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, बहुत गर्मी पड़ने लग जाएगी भाई, एक्सेसिव हीटिंग होने लगेगी अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर की। कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर। पढ़ चुके हैं हम कि फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, कोल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी,
नेचुरल गैस, इन सब की क्या होती है, बेसिकली बर्निंग होती है फ्यूल्स की, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप बोल सकते हो कि हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिमूव भी कर लेते हैं। कैसे रिमूव करते हैं भाई, अरे बताया तो था मैंने आपको कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो प्लांट्स के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्या हो गई, दो ऑपोजिंग प्रोसेसेस हो गई। एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, फ्यूल्स की बर्निंग हो रही जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ये दोनों ही अपोजिंग प्रोसेसेस क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कांस्टेंट रखती है, कि एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इस प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं। तो दोनों प्रोसेसेस क्या कर रही है, बेसिकली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बैलेंस करके चल रही हैं। In the past, the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere has remained low. पहले के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट था एटमॉस्फेयर में वो कमी था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतनी फॉसिल फ्यूल्स की आप बोल सकते हो कि बर्निंग हो रही है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है। हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। क्यों? अरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसको बिठाने के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो जंगलों को काट काट करके रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। ये पेड़ ही तो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में अब्सॉर्ब करके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। अब पता चला कि वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, जिसके कारण दिन पर दिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, ऊपर से पेड़ पौधों की कटाई और हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इससे क्या होने वाला है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है सराउंडिंग एयर में वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम तो बढ़ा ही रहे हैं, और जो कम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में, उनको भी हम खत्म करे दे रहे हैं। So at the same time, the number of plants and trees which remove carbon dioxide gas from the atmosphere through photosynthesis is decreasing day by day due to deforestation and damage by acid rain. Due to the rapid burning of fossil fuels and decrease in forest plants and trees, the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere is increasing steadily. तो बेसिकली हो क्या रहा है, लगातार फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से और प्लांट्स की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ट्रैपिंग मोर हीट एनर्जी ऑफ द सन ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा एयर में, उतना ही आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर क्या करने वाली है, सन की जो हीट एनर्जी है उसको ट्रैप करने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, द टेम्परेचर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो क्या होता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। भाई देखो, सन की हीट रेस का जो भी ट्रैपिंग हो रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा, उस ट्रैपिंग से अर्थ का सरफेस और आप बोल सकते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अर्थ का टेम्परेचर इतना सूटेबल हो गया कि अब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक बड़ी ये है, समस्या एक बड़ी यहाँ पर ये है कि अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो भी ट्रैपिंग हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण और डिफॉरेस्टेशन के कारण, कि सराउंडिंग एयर में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि अब सराउंडिंग एयर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हीट रेडिएशंस को क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, जिसके कारण अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। And because of this increased greenhouse effect, the temperature of Earth की atmosphere और Earth के surface का जो temperature है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। If the proportion of carbon dioxide gas in the atmosphere goes on increasing like this, then the temperature of the Earth's atmosphere will also rise further. और अगर इस तरह से आप बोल सकते हो कि
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है हमारी एयर में वो बढ़ता गया तो ग्रीन हाउस भी बढ़ेगा इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो अर्थ के सरफेस और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, अर्थ की एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी, इतनी की जरूरत नहीं होती है भाई। द undue rise in the temperature of Earth's atmosphere due to excessive greenhouse effect produced by increasing amounts of carbon dioxide gas in the atmosphere is called global warming। global warming की definition लिखने को आएगी तो आप यही लिखोगे। इसका मतलब क्या, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट सन की क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है, अर्थ के सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। पूरी की पूरी अर्थ क्या हो रही है, पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। द अनड्यू राइज इन द टेम्परेचर of the Earth's atmosphere due to excessive greenhouse effect produced by increasing amounts of carbon dioxide gas in the atmosphere is called global warming। अब global warming नुकसान कैसे पहुंचा रही है भाई, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अब जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स मतलब क्या, बड़ी बड़ी आइस की चट्टान, जब बर्फ की चट्टान पिघलेंगे तो बर्फ पिघलने से क्या होगा, पानी बनेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा। ये पानी कहाँ जाएगा, अरे समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो समुद्र के आसपास जो भी जगह होगी वो समुद्र में डूब ना जाएंगी क्या। तो दिस विल happens, अच्छा, global warming can cause sea levels to rise dramatically। The rise in the temperature of the atmosphere due to excessive greenhouse effect of global warming will melt the enormous amount of ice lying on the poles of the earth, है ना। The huge amount of water produced by the melting of polar ice will raise the level of water in the seas and oceans and flood the low lying areas of the earth। तो बेसिकली सीधी सी बात है, अर्थ के पोल्स पर जो आइस प्रेजेंट है, जो पोलर आइस है, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, पूरे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, पानी बनेगा। ये पानी आप बोल सकते हो कि ओशन और सीज में जाकर के मिक्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लो लाइंग एरियाज हैं अर्थ के, उनमें बाढ़ आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिस विल कॉज डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। In many places, the coastal areas have already been flooded in this way। और बहुत सारे ऐसे coastal areas हैं जिनमें आप बोल सकते हो कि floods आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। In our country, the Gangotri Glacier in the Himalayas has started melting because of the global warming। अगर दूर ना जाए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो आप बोल सकते हो कि हिमालयाज में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है, मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से आप बोल सकते हो कि रेनफॉल कम होती है इन सम एरियाज, लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड एक्सेसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर। कैसे, दिस कैन कॉज द डेथ ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टर्न लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इनटू सेमी डेजर्ट्स। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बेसिकली होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अर्थ के कुछ कुछ एरियाज में ना रेनफॉल कम होती है, पानी की कमी हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी नहीं मतलब बारिश नहीं होती है तो सूखा तो पड़ जाता है ना, ड्रॉट्स आ जाते हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना इस सूखे से, इस ड्रॉट से क्या होते हैं, सफ़र करते हैं और लार्ज एरिया जो है अर्थ का वो सेमी डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक सीरियस थ्रेट है, किसके लिए, हमारी अर्थ पर जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है उसके लिए। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज an increase in the Earth's atmosphere temperature by even as little as 0.5 degree Celsius can have a serious consequences for all। यानी कि सभी देशों की जो गवर्नमेंट है ना, उनके लिए सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि हमारा गंगोत्री ग्लेशियर जो ना पिघल रहा है इसलिए हमारे लिए क्या होने वाला है, ये थ्रेट होने वाला नहीं। सभी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनके लिए एक सीरियस सिचुएशन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। मैनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी रीच्ड द an agreement to reduce the emissions of greenhouse gases। देखो, सिर्फ ग्रीन हाउस गैस
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, उसके अलावा मीथेन भी होती है और आप बोल सकते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना, मेजरली। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं अब वो इस अग्रीमेंट पे पहुंच गई है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो हम कम करें, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, है ना, ट्रीटी क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस को जो है ना शामिल किया गया था। 37 आप बोल सकते हो कि कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी, और इन 37 कंट्रीज को बोला गया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है, 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जिसमें कि बहुत सारी क्या हो, मतलब 37 ऐसी कंट्रीज जिसमें कि बहुत सारी क्या हो इंडस्ट्रीज हो, तो इनको शामिल किया गया था इस इंटरनेशनल ट्रीटी में कि भाई आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने देशों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कम करना है। ग्रीन हाउस गैस कम होगी, इफेक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। An important step to achieve this goal would be to minimize the burning of fossil fuels. This can be done by using alternative source of energy like solar energy and wind energy, etc. They do not play an important any role in the greenhouse effect in the nature. तो बेसिकली एक मेन आप बोल सकते हो कि रास्ता क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने का, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की जगह पे क्या कर सकते हैं, सोलर और विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करते हैं। The air over most of the cities of our country is highly polluted. This polluted air is damaging our health and property gradually. Air pollution, अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि इस सेशन के लिए बस इतना ही है ना। आगे का जो है एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये हम समझेंगे अपने अगले सेशन में। तो आज हमने सीखा कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आपस में कैसे लिंक्ड हैं ये भी सबको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल, ठीक है ना। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन में आपको अलग अलग क्लासेस दिखाई देंगी, हमें मतलब है किससे, क्लास 8 से। तो हम कहाँ जाएंगे, क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लास 8 के आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सब दिखाई देगा। अगर आपको साइंस देखना है तो आप कैसे देखोगे, क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे जाओगे। ऑप्शन पे जाकर के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जहां पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे, ठीक है ना। 17 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट एक चैप्टर हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका पहला लेक्चर खुल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके क्लास 8 साइंस के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है, तो आपके वो वाले दोस्त, वो वाले आप बोल सकते हो कि आपके भाई बहन छोटे या बड़े जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। कैसे ढूंढोगे, कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम अब तो दोनों की ही पढ़ाई करवाई जाती है। तो देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।